नहीं देखो, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब हमारे सिलेबस के हिसाब से पहले तो क्लियर कर दें कि हम जो ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं वो नेचुरल अनडैम्ड ऑसिलेशन, कोई रेजिस्टेंस कोई फ्रिक्शन ऐसा कुछ नहीं लेंगे। और इसमें दो तरीके के ऑसिलेटिंग सिस्टम्स ज़्यादा कॉमन हैं जिस पे क्वेश्चन आते हैं। पहला वाला ऑसिलेशन स्प्रिंग एंड मास वाले क्वेश्चन, और सेकंड नंबर पे आपको जाता है पेंडुलम टाइप के क्वेश्चन। ये दो कॉमन पर हो गए, स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम। इस तरीके से ये भी कह सकते हो लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम। पेंडुलम में भी दो तरीके के पेंडुलम पढ़ेंगे, सिंपल पेंडुलम और फिजिकल पेंडुलम। स्टार्ट करेंगे उसके पहले सिंपल थ्योरी देखो ये है कि टाइम पीरियड जहां पर भी डिराइव करना होता है, अगर डेरिवेशन करना चाह रहे हैं, मतलब इसमें से कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जिनका बेसिक फॉर्मूला शायद सबको पता हो। फॉर एग्जांपल अगर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड की बात की जाए तो मोस्टली सबको पता होता है क्योंकि उसी एक्सपेरिमेंट से जी भी कैलकुलेट होता है, टाइम पीरियड 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी। यस सर। ठीक। और ऐसे ही स्प्रिंग एंड ब्लॉक में जो सबसे सबसे बेसिक न्यूमेरिकल होता है कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के टाइम पीरियड का जो बिल्कुल फंडामेंटल फॉर्मूला है वो होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। बट ये सब डिराइव किस तरीके से होते हैं, तो डिराइव करने का जो तरीका है वो ये है, दो तरीके से क्वेश्चन डिराइव होते हैं, या तो आप एनर्जी मेथड लगाते हो या तो फोर्स एंड टॉर्क मेथड। तो बेसिकली रूल ये है कि कंडीशंस फॉर एसएचएम, कंडीशंस फॉर एसएचएम में अगर हम रिकॉल करें तो हमारे को एक रिलेशन था कि एक्सेलरेशन वाज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एक्स। ये रिलेशन अभी पिछले क्लासेस में डिस्कस हुआ है, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जिसमें एक्स के बारे में कहा गया था कि जो एक्स होगा ये पोजीशन फ्रॉम कहाँ से लेते थे, पोजीशन जहाँ से मोशन स्टार्ट होता था वहां से लेते थे, मीन पोजीशन सर इक्विलिब्रियम। मतलब ये तो आपको क्लियर है ना कि जरूरी नहीं है कि जो एसएचएम है वो मीन पोजीशन से ही स्टार्ट हो। और Yes, इसी बेस पर फाई नॉट जो था मतलब बेस कांस्टेंट, पिछले दो क्लासेस में उसके बारे में डिस्कस किया गया था। तो अगर हम किसी तरीके से किसी न्यूमेरिकल में ये प्रूफ कर पाए, किसी भी क्वेश्चन में अगर आप ये प्रूफ कर पाओ कि एक्सेलरेशन जो है वो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एक्स है, तो इस ओमेगा की हेल्प से टाइम पीरियड निकलता है हमारा, टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा वाला फॉर्मूला यूज करके। ठीक है वैसे यहाँ तक ये रिलेशन तो याद होगा आपको, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यस yes, सर। यस सर। yes, तो हम यही काम करेंगे आज की पूरी क्लासेस में। आज के पूरे क्लास में जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उन सभी न्यूमेरिकल्स में हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही होगा कि हम ये प्रूफ करें कि एक्सेलरेशन जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर है, वेयर ओमेगा स्क्वायर कोई कांस्टेंट वैल्यू है। तो उससे हम टाइम पीरियड फर्दर ये लिखेंगे, टाइम पीरियड विल बी 2 पाई डिवाइडेड बाय दिस ओमेगा। सिंप्लिसिटी के लिए कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो पोजीशन मेजरमेंट होती है वो मीन पॉइंट से ना होकर के कहीं और होती है। तो मैथमेटिक्स में जैसे हम कोऑर्डिनेट्स की मेजरमेंट करते हैं, तो कोऑर्डिनेट मेजरमेंट्स में क्या करते हो कि अगर आप ओरिजिन कहीं 0,0 है और अगर आप किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते हो, मान लीजिए कि ये पॉइंट कुछ 4,5 है, सपोज दैट, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो मैथ में ये बोलते हैं हम लोग कि अगर ओरिजिन की शिफ्टिंग कर दी जाए, फॉर एग्जांपल कि ये जो ओरिजिन 0,0 है अगर इस ओरिजिन को ही शिफ्ट कर दें एंड द न्यू ओरिजिन इज कंसीडर्ड एट 1,2, तो विथ दिस न्यू ओरिजिन जहां पर कोऑर्डिनेट सिस्टम आप चेंज कर देते हो अगर, तो हम लोगों को ये पता है कि कोऑर्डिनेट्स उसी हिसाब से कोऑर्डिनेट्स को बदल दिया जाता है। मतलब कि अगर कोई पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 4,5 है विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन 0,0, तो इफ वी चेंज द ओरिजिन फ्रॉम दिस पॉइंट टू सम अदर पॉइंट हैविंग सम कोऑर्डिनेट 1,2 रिलेटिव टू द प्रीवियस वन, तो इसी 4,5 के कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यू 1,2 नए वाले 1,2 के रिस्पेक्ट में रिकॉल करें अगर आप, तो मैथमेटिक्स में इसके लिए क्या कर देते थे कि 4 माइनस 1 दैट मीन न्यू कोऑर्डिनेट 3 और न्यू कोऑर्डिनेट y के लिए y
ये वाला कंसेप्ट मैथमेटिकली समझ पा रहे हैं इसको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो यही चीज अगर हम अपने इसमें लगाएं कि अगर हमारा पोजीशन मतलब एक तरीके से a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाली जो रिलेशन है, इस रिलेशन में ये माना जाता है कि ओरिजिन मीन पोजीशन पे होगा, मतलब जो मीन पोजीशन है वही ओरिजिन है। अगर हमारा ओरिजिन और मीन पोजीशन कोइंसाइड नहीं कर रहे मान लीजिए, तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के हिसाब से कभी कभी ये इक्वेशन इस तरीके की भी आ सकती है। इट कैन बी माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट करके भी आ सकती है। इस टाइप का भी आ सकता है हमारा। एक्स नॉट की जगह हम इसको कुछ और लिख लेते हैं, ए लिख लेते हैं। तो इसका मतलब ये होगा ये भी एसएचएम है और ये भी एसएचएम है, दोनों में डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ ये रहा होगा कि यहाँ पर जो पोजीशन है वो किसी और पॉइंट से मेजर की गई होगी। दिस पोजीशन विल बी फ्रॉम, instead of a mean position, this position will be from any arbitrary reference point. तो इस तरीके से आप कंफ्यूज मत होना। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कहे कि एक फॉर ए 2 kg पार्टिकल acceleration is given by, in the first part acceleration is given by minus of 16x, और सेकंड पार्ट में कहा जाए कि एक्सेलरेशन इज माइनस ऑफ 16x प्लस 8 मान लीजिए कुछ इस तरीके से, या माइनस 16x प्लस 32। तो ये दोनों ही सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों तरीके की इक्वेशन एसएचएम की। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि जब ये वाला फॉर्म आता है तो इसका मतलब ये जो x है कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ये x कोऑर्डिनेट भी है, और एसएचएम के हिसाब से ये x पोजीशन फ्रॉम द मीन पॉइंट है, मतलब कि मीन पोजीशन और कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन कोइंसाइड कर रहे हैं। और जब ये वाला फॉर्म लिखा हो, ये वाली फॉर्म, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि इट इज माइनस 16 कॉमन कर दें अगर, तो ये x माइनस 2 हो गया। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से बात करें तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से इस लाइन का मतलब ये निकलता है कि x इक्वल टू 0 इज द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, बट x इक्वल टू 2 इज द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि मीन पोजीशन ऑफ ऑसिलेशन इज एट x इक्वल टू 2। सो ऑब्वियसली अगर हमारा पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हमारा पार्टिकल x डिस्टेंस पे है, तो नेचुरल सी बात है कि वो x इक्वल टू 2, जिसको हम अपने एसएचएम का मीन पॉइंट कह रहे हैं, द सेम पार्टिकल फ्रॉम दिस पॉइंट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ x माइनस 2, और इसी x माइनस 2 के प्रपोर्शन में एक्सेलरेशन जा रही है। क्या ये बात समझ में आई कि माइनस तो चाहिए, प्रोपोर्शनलिटी भी चाहिए। प्रोपोर्शनलिटी के अलावा अगर लीनियर इक्वेशन बन रही है, ये प्रोपोर्शनलिटी है, ये लीनियर इक्वेशन, एक्सेलरेशन इज द लीनियर फंक्शन ऑफ x बिकॉज सम कांस्टेंट आ रहा है इसमें, और ये आप बोलोगे एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू x, दोनों ही चीजें आपके एसएचएम को रिप्रेजेंट करती हैं। फिर से बता रहा हूँ क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि इन द फर्स्ट इक्वेशन origin at x equal to 0 and at this point only force will be 0, मतलब यही चीज हमारा ऑसिलेशन का सेंटर भी है। सेकंड वाले इक्वेशन में अगर कुछ कांस्टेंट है तो इसका सिर्फ मतलब ये निकल के आएगा कि सेंटर ऑफ ऑसिलेशन ओरिजिन से कुछ आगे पीछे होगा, लेकिन इस इक्वेशन में जो x लिख रहे हैं वो मेजर किया जा रहा है फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिर्फ ये डिफरेंस आएगा। ये हम न्यूमेरिकल्स में टाइम सेव करने के लिए करेंगे। बोथ आर एसएचएम्स, और दोनों ही केसेस में जो x का कोफिशिएंट आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x मान लो 16, तो हम कहेंगे दिस इज ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा इक्वल टू 2। यहाँ भी x का कोफिशिएंट, कोई मतलब नहीं कि कांस्टेंट क्या आ रहा है आपका, कोफिशिएंट ऑफ x विल रिप्रेजेंट ओमेगा स्क्वायर, यानी 16 इज ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा की वैल्यू 4, ओमेगा की वैल्यू 4, एंड डायरेक्टली लिख देंगे टाइम पीरियड 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा।
तो जस्ट स्टार्ट करने के लिए देखो आप, अगर हम इसकी स्टार्टिंग करें तो फंडामेंटल प्रॉब्लम स्प्रिंग वाली लेके चलते हैं, जो सबसे सबसे एलिमेंट्री प्रॉब्लम होती है। सबसे एलिमेंट्री प्रॉब्लम कि एक स्प्रिंग से एक मास अटैच करें, स्प्रिंग एंड मास सिस्टम ले, और स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ पे हो अपने, एल एन मतलब कि नॉर्मल लेंथ। तो स्प्रिंग की नॉर्मल लेंथ है, उससे एक मास अटैच है, और किसी इम्पल्स की वजह से इसको एक वेलोसिटी मिल गई v नॉट, बाय सम इम्पल्स, वेलोसिटी गिवन इज v नॉट। तो फर्दर ये किस तरीके से ऑसिलेट करेगा, कितना टाइम पीरियड होगा, और ये सब चीजें। तो बहुत बेसिक सा है कि यार स्टार्ट करने के कुछ टाइम बाद जब ये मास सपोज दैट x डिस्टेंस फॉरवर्ड होगा, तो आप ये कहोगे कि अगर ये x डिस्टेंस फॉरवर्ड होगा तो इस पे स्प्रिंग की एक बैकवर्ड फोर्स आएगी k इंटू एक्स की, और क्योंकि ये फोर्स बॉडी के मूव करने की अपोजिट आ रही है, बॉडी के मोशन के अपोजिट साइड पर फोर्स आ रही है, तो हम इस f को लिख देते हैं माइनस ऑफ के एक्स, एंड फिर इसको मास से डिवाइड कर देते हैं, और हमारे को डायरेक्टली इक्वेशन बन जाती है एक्सेलरेशन बराबर एफ बाई एम इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स स्क्वायर, और फिर इसको हम इस वाले फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो एक्सेलरेशन और एक्स में जो रिलेशन बन रहा है उसका कंपैरिजन इसके साथ किया जाएगा, और इसके साथ कंपेयर करके हम कहते हैं कि के बाई एम ओमेगा स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू रूट ऑफ के बाई एम, और इसी बेसिस पर टाइम पीरियड कहा जाता है कि इट इज 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा विच बिकम्स 2 पाई रूट ऑफ एम अपॉन के। ये जो बिल्कुल स्टार्टिंग प्रॉब्लम कह सकते हो, आपकी स्प्रिंग की स्टार्टिंग प्रॉब्लम ऐसी होती है। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या, मतलब ये बेसिक प्रूफ के अंदर? नो सर। ठीक नो है सर। सभी लोग। टाइम पीरियड, अच्छा आप सबसे बड़ी बात जानते हो, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के एसएचएम की एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। एसएचएम की एक बहुत मेजर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये होती है कि जो ये टाइम पीरियड हम कैलकुलेट करते हैं 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ये प्रॉपर्टी किस चीज की होगी, मतलब कि डिपेंडेंट किसके ऊपर होगा? क्या ये सब चीजें इस बात पे डिपेंड करेंगी कि हमने जो मास अटैच किया उसको बिगिनिंग में कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड की थी? नो सर। अगर नो हम सर। बिगिनिंग में इसको कम वेलो हाँ मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, या फिर इनिशियली किस तरीके से ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ था, किस तरीके से स्टार्ट हुआ था, मतलब कि जब ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ था तो क्या स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ पे थी, या फिर जब ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ था तो उस समय क्या स्प्रिंग एलोंगेटेड थी या फिर कंप्रेस थी? क्या इन सब चीजों पे टाइम पीरियड की कोई डिपेंडेंसी होगी? नो सर। नहीं होगी। टाइम पीरियड एक नेचुरल नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, इसीलिए इसको नेचुरल ऑसिलेशन कहा गया। नेचर ऑफ ऑसिलेशन है कि ये स्प्रिंग और मास किसी भी कंडीशन में ऑसिलेशन करें, किसी भी कंडीशन का मतलब कि इनिशियल कंडीशन चाहे जैसी रही, इररिस्पेक्टिवली टाइम पीरियड को हम लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। मतलब ये सिस्टम की प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। मतलब ये कि अगर हम इनिशियल पैरामीटर्स चेंज कर दें, देखिए इनिशियल पैरामीटर एसएचएम में एम्पलीट्यूड को डिसाइड करते हैं, इनिशियल पैरामीटर्स एसएचएम में फाई नोट को डिसाइड करते हैं। अगर हम सिस्टम इस तरीके से लेते कि स्प्रिंग को इनिशियली इलोंगेट करते, क्वेश्चन होता कि स्प्रिंग को इनिशियली इलोंगेट किया जाए और उस इलोंगेटेड स्प्रिंग से एक मास एम अटैच करके और रेस्ट पे छोड़ दे। जो दो फेमस केसेस हमने आपको बता चुके हैं, दो कॉमन केसेस यही होते हैं कि एक केस जब स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ पे है तो एसएचएम स्टार्ट हो रहा हो, और दूसरा जो केस होता है कि स्प्रिंग एलोंगेशन में थी या कंप्रेशन में थी और फिर एसएचएम स्टार्ट हुआ। तो अगर ये एलोंगेटेड है दैट मीन्स कि अगर ये नेचुरल लेंथ प्लस सम एक्स्ट्रा लेंथ मान लेते हैं ए, नेचुरल लेंथ से कुछ ज्यादा है, एंड दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एसएचएम, तो इससे आपका फाई नॉट वाला जो टर्म था ना, जो इक्वेशन लिखते थे एक्स वाली, वो तो बदलेगा, बट इस पे अभी भी आप कहोगे कि इस सिस्टम का भी टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के ही रहेगा। मतलब देखो कहने का मतलब देखो मेरा ये है यार, अगर इस क्वेश्चन में आपसे एम्पलीट्यूड पूछा जाए कि कितना एम्पलीट्यूड होगा,
तो एम्पलीट्यूड के लिए एक रिजल्ट था हमारे पास, एम्पलीट्यूड का रिजल्ट ये था रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट बाई ओमेगा का स्क्वायर, ये था हमारा। टेन फाई नॉट की बात करें तो टेन फाई नॉट का मतलब ये था, टेन फाई नॉट को डिफाइन किया गया था ओमेगा इंटू एक्स नॉट डिवाइडेड बाई वी नॉट। ये एक्स नॉट और वी नॉट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पोजीशन, और ये इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट वो ले रहे हैं जहां पर स्प्रिंग एलोंगेटेड है, और ये मान लेते हैं कि ये मास जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ है, तो उस केस में v बराबर 0, तो जो उसका इनिशियल पोजीशन होगा वही उसका एम्पलीट्यूड होगा, और इनिशियल पोजीशन फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम वहां पे होगा जहां पर स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ पे होगी, तो उससे a डिस्टेंस ज्यादा हो। इसका मतलब यहाँ पर आप कहोगे कि एक्स नॉट की वैल्यू a के बराबर है, और एक्स नॉट a के बराबर है, तो इसका मतलब यही चीज इसका एम्पलीट्यूड है, स्मॉल a ही एम्पलीट्यूड है इसका। और क्योंकि v नॉट 0 था, इसीलिए फाई नॉट को हम लोगों ने पाई बाई 2 कहा था। v नॉट 0 होने की कंडीशन में फाई नॉट की वैल्यू पाई बाई 2, और तब जाकर के हम लोगों ने कहा था कि x की जो इक्वेशन बनेगी वो कैपिटल A साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी एन प्लस फाई नॉट था। तो ये फाई नॉट यहाँ पर पाई बाई 2 रखेंगे, और ये कैपिटल A यानी एम्पलीट्यूड इस इक्वेशन के हिसाब से इनिशियल एक्स नॉट के बराबर, और इनिशियल एक्स नॉट इज स्मॉल a। लेकिन जो ओमेगा आप देख रहे हो ना, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, इसका इससे कोई मतलब नहीं कि एक्स नॉट कितना था और वी नॉट कितना था। किसी भी इनिशियल वेलोसिटी और किसी भी इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करोगे, टाइम पीरियड सेम रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्प्रिंग एंड मास है ये हमेशा रूट के बाई एम रहेगा इररिस्पेक्टिवली। मतलब कि मान लीजिए अगर हम एल नॉर्मल प्लस ए की बजाय अगर एल नॉर्मल प्लस टू वे डिस्टेंस एलोंगेट करते, तो आप अपना जितनी ज्यादा एलोंगेशन से स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड रहेगा। एम्पलीट्यूड और फाई नॉट ये तो इनिशियल कंडीशंस पे डिपेंडेंट है। टाइम पीरियड फिक्स फॉर्मूला रहेगा फॉर एनी स्प्रिंग एंड ब्लॉक 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। क्लियर है बात ये चीज? Yes, sir. जी। तो क्या इस स्टेटमेंट को इस तरीके से भी कह सकते हैं क्या कि टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड के इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Time period of SHM does not depend upon the amplitude part, it does not depend upon the initial velocity and initial position। ये सब चीजें बोल सकते हो। बड़ी मेजर कैरेक्टरिस्टिक है कि SHM का टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पर नहीं डिपेंड करता है, मतलब। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ सिंपल हार्मोनिक नहीं है, कुछ ऐसे भी ऑसिलेशंस होते हैं जिनका टाइम पीरियड उनकी एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। इस तरीके के भी ऑसिलेशंस। तो जब भी स्प्रिंग एंड ब्लॉक का प्रॉब्लम आया आपके सामने, स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम, और उसमें टाइम पीरियड पूछा गया हो, तो टाइम पीरियड को जरूरी नहीं है कि हम बार बार डिराइव करें। एक बेसिक रिजल्ट है, इसको आप बिना डेरिवेशन के भी यूज कर सकते हो कि टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। हाँ, ये हो सकता है कि भाई क्वेश्चंस के वेरिएशंस के लिए हम ये कर सकते हैं कि अब अलग अलग वेरिएंट्स, फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स लगाना शुरू कर दो आप, तो अब हम टाइम पीरियड के लिए कोई डेरिवेशन नहीं करेंगे, पर्टिकुलरली स्प्रिंग एंड ब्लॉक सिस्टम में तो नहीं करेंगे। अगर टाइम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, दो स्प्रिंग्स सीरीज में कनेक्ट की गई है, तो इसका भी अपना एक ऑब्जेक्टिव तरीका होता है कि इनका के इक्विवेलेंट निकाला जाता है। और के इक्विवेलेंट निकालने का रूल, अगर स्प्रिंग्स सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाए हैं तो 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय 1 बाई k1 प्लस 1 बाय k2, एंड डायरेक्टली के निकाल करके यहाँ से इक्विवेलेंट कांस्टेंट निकाल करके, और फिर यही वाला फॉर्मूला टाइम पीरियड का यूज करेंगे। तो उस हिसाब से टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय जो भी इनका k आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, बाय दिस रिलेशन। इसको नॉन मैथमेटिकली समझो आप स्प्रिंग्स बढ़ाते हो, स्प्रिंग कम कर देते हो, ज्यादा स्प्रिंग लगा देते हो, कम स्प्रिंग लगा देते हो, इन सब चीजों से बदलेगा क्या? स्प्रिंग के नंबर्स बढ़ा दे, स्प्रिंग का सीरीज पैरेलल कर दे,
स्प्रिंग को काट पीट दे, कुछ भी करते रहिए, इन सबसे बेसिकली बदलता है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट। और टाइम पीरियड का क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट है 2 पाई अंडर रूट m बाई के, तो हम लोग की सारी मेहनत इस के ऊपर आएगी। पैरेलल स्प्रिंग्स वाला न्यूमेरिकल अगर है, मान लो स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसका भी अपना एक रूल होता है कि अगर स्प्रिंग्स पैरेलली कनेक्ट की गई हो और उस समय अगर सिस्टम ऑसिलेट कर रहा हो तो टाइम पीरियड ऑफ दैट ऑसिलेशन में इनका भी के निकालते हैं, के ऑफ पैरेलल। तो के ऑफ पैरेलल निकालने का जो तरीका है वो सिंपल है, k1 प्लस k2 प्लस सो ऑन करके। मतलब ऐसा कहते हैं कि जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने वाले फॉर्मूले होते हैं वो अगर पलट दिए जाए, जिस फॉर्मूले से हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालते हैं उस फॉर्मूले से पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का, या अगर कैपेसिटर याद हो तो कैपेसिटर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन भी इसी तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। एंड देन फिर यहाँ पर हम अपना पैरेलल वाला के यूज कर लेंगे। यस आ रहा है कुछ समझ में? चलो ठीक है, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक। एग्जाम में कोई डेरिवेशन ना करिएगा, इसको मान के चलना है कि ये नेचुरल सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम्स के ऑसिलेट करने के टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा, एक्सप्रेशन बार बार ये लगाओगे। इसमें एक सैंडविच टाइप का होता है, सैंडविच टाइप का मतलब होता है कि एक ब्लॉक दो स्प्रिंग्स के बीच में एसोसिएटेड हो, बिटवीन द टू स्प्रिंग्स अगर ब्लॉक लगाओ, एक तरफ K1 और एक तरफ K2, तो इसके लिए भी हम सेम कंसेप्ट लगाते हैं पैरेलल वाला। और पैरेलल वाला लगाने का रीजन इसका ये होता है, क्यों पैरेलल में लगाते हैं कि अगर हम इस मास को x डिस्टेंस इधर लेके जाएंगे तो लेफ्ट साइड वाली स्प्रिंग एलोंगेट करेगी, और जब लेफ्ट साइड वाली स्प्रिंग एलोंगेट करेगी तो ये एक फोर्स लगाएगी ऑन दैट मास ऑन द अपोजिट साइड K1x, और इधर वाली राइट वाली स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, तो कंप्रेस होने के बाद ये वाली स्प्रिंग भी सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, एंड टोटल फोर्स जो यहाँ पर बनेगी वो K1 प्लस K2x बन जाती है। और क्योंकि ये दोनों फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट साइड पर है इसलिए माइनस साइन, और इसी K1 प्लस K2 को इसका K इफेक्टिव कह देते हो या इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कह देते हैं, और फिर यहाँ पर K इक्विवेलेंट लगा सकते हो। ठीक है, Yes, sir. ठीक, बहुत क्विकली नोट कर लो जल्दी से। थोड़े एडवांस प्रॉब्लम जब आएंगे ना तब हम मेहनत करेंगे, अभी इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसको तो सीधा ऑब्जेक्टिवली याद करिए। हो गया हटा सर। इसको। Yes, sir. Yes, sir. ठीक। चौथा एक बहुत बहुत फास्ट, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ओनली फॉर प्रैक्टिस है। जल्दी से बताइएगा क्या आंसर्स आएंगे इसके। हम कुछ अरेंजमेंट्स बना रहे हैं, आपको जल्दी जल्दी से इनके के इक्विवेलेंट्स निकालने हैं। एक पहला अरेंजमेंट है, ये वैल्यू बता रहे हैं इसकी। के एंड दिस इज 2k। आप निकालते जाओ, दूसरा फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं तब तक। ओनली फॉर प्रैक्टिस पार्ट है, के इक्विवेलेंट निकालना सीखो जल्दी से क्या है। तो एक मिनट, ये फिगर थोड़ा गलत हो गया, ये फिगर गलत हो गई है। ये 3k, ये 5k है, और नीचे 4k है। जल्दी से बताए, पहले वाले में के इक्विवेलेंट कितना आएगा? Sir, 4K.
हाँ, ये इधर आप दोनों पैरेलल वाला लगा लो, तो ये पैरेलल वाले के हिसाब से K1 प्लस K2, 2K, 2K इस साइड और 2K इस साइड, ये भी पैरेलल होता है। ब्लॉक बिटवीन द टू स्प्रिंग्स पैरेलल जैसे ही कनेक्ट करो, और ये तो पैरेलल है ही, तो K प्लस K 2K और इधर 2K, टोटल हो जाएगा 4K। तो हम डायरेक्टली पहले वाले के लिए कहेंगे टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय 4K। सेकंड वाले केस में अगर हम इक्विवेलेंट निकालें तो सर पहले 47 by 8 47 K. by 8 3 और 5 को सीरीज 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 मतलब रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला फॉर्मूला। तो 3K और 5K का इक्विवेलेंट निकालोगे तो वो मेरे ख्याल से 15 by 8 आएगा शायद। यस सर। Yes. 15 by 8K इनका, और उसमें पैरेलल वाली 4K और ऐड कर देते हैं, तो जो भी इसका K इक्विवेलेंट आ रहा है उसके हिसाब से टाइम पीरियड। ठीक है, मूव कर रहे हैं आगे। अब पता नहीं इस टाइप के पेपर में आते भी है कि नहीं, भी तो हमको ध्यान तो नहीं है। तुम लोग की नज़र में हो तो बताओ भाई कि किसी PYQ में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिखाओ। एक और बेसिक लेवल क्वेश्चन में ये आता है, इसी में एक और बहुत एलिमेंट्री लेवल क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर स्प्रिंग को कट करने वाला सिचुएशन होता है, तो उसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगाई जाती है। देखो एक्चुअली ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट का पूरा कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ द एंटायर स्प्रिंग कंसेप्ट, स्प्रिंग कांस्टेंट, वो इलास्टिसिटी चैप्टर का है। इलास्टिसिटी चैप्टर में ये बोलते हैं कि अगर कोई एक इलास्टिक वायर हो, इलास्टिक वायर जिसकी लेंथ L मान लेते हैं, और उसका यंग्स मॉडुलस Y हो, और उस पर हम कोई फोर्स F लगा करके और उस वायर को स्ट्रेच करें, तो किसी भी इलास्टिक वायर को जब आप डिफॉर्म करते हो, यानी कि उसको स्ट्रेच करते हो बाय सम डिस्टेंस, सपोज x डिस्टेंस से एलोंगेट कर देते हैं, तो एक टर्म डिफाइन करा जाता है इसमें, द फोर्स अपॉन एरिया। मतलब अगर ये जिस पर फोर्स लगा रहे ये वाला एरिया अगर कैपिटल A मानते हो, तो फोर्स बाय एरिया इलास्टिसिटी की लैंग्वेज में इसको स्ट्रेस का नाम दिया गया है, और डिफॉर्मेशन अपॉन द ओरिजिनल लेंथ इसको इलास्टिसिटी की लैंग्वेज में स्ट्रेन वर्ड का नाम दिया गया है। और हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी वो कहता है कि स्ट्रेस इज ऑलवेज यंग्स मॉडुलस टाइम्स स्ट्रेन, और यही से हमारा रिलेशन बनता है दैट फोर्स इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय L इनटू स्मॉल x, और यही चीज हम स्प्रिंग के केसेस में F इक्वल्स टू KX के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो इलास्टिक वायर सेम होता है जैसे कि स्प्रिंग है, और ये चीज हमारे लिए एज अ स्प्रिंग कांस्टेंट K का काम करती है। और यही से इसलिए कहा जाता है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिकॉज स्प्रिंग कांस्टेंट इज यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय L, एंड देयरफॉर स्प्रिंग कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टू 1 बाय L बोल देते हैं। मतलब छोटे स्प्रिंग्स का कांस्टेंट ज्यादा होगा, बड़ी स्प्रिंग्स का कांस्टेंट कम आएगा, K प्रोपोर्शनल टू 1 बाय L। और इसी में वो सारे कंसेप्ट बोले जाते हैं। इसी बेस पर ये कहा जाता है कि अगर कोई एक ओरिजिनल स्प्रिंग हो और ओरिजिनल स्प्रिंग का कांस्टेंट K है, एंड देन इसको हम दो पीसेस में डिवाइड कर दें, इस ओरिजिनल स्प्रिंग को काट करके दो पीसेस बनाए, और एक पीस L/3 लेंथ का बनाए और एक पीस 2L/3 लेंथ का बनाए। तो उस हिसाब से जब स्प्रिंग को पीसेस में डिवाइड करेंगे, स्प्रिंग को पीसेस में डिवाइड करेंगे तो उसकी वजह से उसका स्प्रिंग कांस्टेंट, जो छोटे छोटे पीस बनेंगे उनका कांस्टेंट अलग आएगा। L/3 वाली पीस जो होगी, क्योंकि ये ओरिजिनल का 1/3 है और लेंथ के इनवर्स प्रोपोर्शन में किया जा रहा है, तो अगर ओरिजिनल लेंथ L पर कांस्टेंट K था तो L/3 वाली स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट की वैल्यू 3K,
एंड देन 12/3 इसी रेशियो के हिसाब से इसका कांस्टेंट, इस पोर्शन का कांस्टेंट आएगा 3k डिवाइडेड बाय 2। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको क्वेश्चन में किस तरीके से, हाँ इसको क्वेश्चन में किस तरीके से पूछेंगे, देखिए यही क्वेश्चन, ये है छोटा कंसेप्ट, लेकिन अगर इसको क्वेश्चन पूछने का स्टाइल बदल देना, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया अभी, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है फिर। जैसे कि आपसे कह दें कि अ ब्लॉक, क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि अ ब्लॉक of mass m is connected to a spring. A block of mass m is connected to a spring and given some initial velocity v naught. Given some initial velocity v naught. A block of mass m is connected to a spring and given some initial velocity v naught. When the spring was completely normal. When the spring was completely normal. And the time period of this oscillation was capital T, amplitude of this oscillation was A, and energy was E. For this oscillation, time period is T, energy is E, amplitude is A. Now in the second experiment, the spring is cut in two parts. The spring is cut in two parts. Of 1/3 length and 2/3 length. Sorry, 2/3 length and 1/3 length. The same spring is cut in two parts, and the mass is placed between them. ये क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया था। Initially the block was oscillating with the complete entire spring. Now the same spring is cut in two parts and this mass is kept between the two pieces and given the same velocity v naught. Now the time period is t dash, now the amplitude is a dash, now the energy is e dash. और इस बेसिस पर कुछ ऑप्शंस दे देंगे। टू फाइंड टी डैश बाई टी कितना आएगा, टू फाइंड ए डैश बाई ए कितना आएगा, एंड ई डैश बाई ई कितना आएगा। मतलब कुल मिलाकर के ये पूछना चाह रहे हैं कि ये सब कितने फैक्टर से चेंज होंगे। मतलब अब इस क्वेश्चन के थ्रू हमने कई सारे कंसेप्ट चेक कर लिए। एग्जाम के पॉइंट से सोचा जाए तो इस क्वेश्चन को देने से हमारे कितने कौन से कंसेप्ट चेक हो रहे हैं। स्प्रिंग की कटिंग का कंसेप्ट चेक हो रहा है, एम्पलीट्यूड का कंसेप्ट चेक हो रहा है, एनर्जी का कंसेप्ट चेक हो रहा है, टाइम पीरियड वाला कंसेप्ट भी चेक हो रहा है। तो क्वेश्चन तो कुछ इसी तरीके से पूछे जाते हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट को चेक किया जा सके। मतलब ये पहले था, उसके बाद है द सेम स्प्रिंग इज कट किया गया, अलग से कोई स्प्रिंग नहीं लाया। तो अब लॉजिक क्या लगाएंगे देखिए। इन तीनों के प्रिंसिपल फॉर्मूलेज जो है, बेसिक फॉर्मूलेज अगर इन तीनों को रिकॉल करें तो टाइम पीरियड इन द फर्स्ट केस विल बी 2 पाई रूट ऑफ m by k। एम्पलीट्यूड जो हमारा फॉर्मूला था उसके हिसाब से देखिए, अगर कौन सा फॉर्मूला, जो एम्पलीट्यूड के लिए कौन सा फॉर्मूला देख रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड के लिए जो फॉर्मूला देख रहे हैं वो ये वाला देख रहे हैं, रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट बाय ओमेगा, बट ओमेगा इज ऑलरेडी रूट के बाई एम। जो यहाँ ओमेगा है वो रूट के बाई एम, यानी वी नॉट के अंदर भी एक रूट आएगा एम बाई के करके, इसका स्क्वायर, यानी कुल मिलाकर के ये
वी नॉट स्क्वायर एम बाई के, ये बन जाएगा। और एनर्जी का फॉर्मूला अगर रिकॉल करें तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। एसएचएम के एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर विल बिकम के बाई एम मल्टीप्लाइड बाय एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, जो कुल मिलाकर के हाफ के ए स्क्वायर बन जाएगा। मतलब ये अभी भी डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे, हाँ कैलकुलेटिव जरूर कह सकते हो। पहला कंसेप्ट लगाओगे, स्प्रिंग के कट करने के बाद इनके दोनों के कांस्टेंट्स बदल गए, इधर 3k/2 हो गया, इधर 3k हो गया, और उसके बाद इस 3k और 3k/2 का कॉम्बिनेशन भी लग गया। तो 3k और 3k/2 का कॉम्बिनेशन, सैंडविच वाला कॉम्बिनेशन के हिसाब से, मतलब पैरेलल वाला फॉर्मूला, के इफेक्टिव इक्विवेलेंट 3k प्लस 3k/2, 9k/2 बन जाएगा ये ओवरऑल स्प्रिंग कांस्टेंट। तो k इफेक्टिव लिखोगे आप यहाँ पर 9k/2। अब एक एक करके, जब t डैश कैलकुलेट हो रहा होगा तो t डैश की कैलकुलेशन होगी 2 पाई रूट ऑफ m बाई दिस 9k/2। और अब इस हिसाब से बताएं कि t डैश बाई t का रेशियो क्या बन रहा है, यहाँ निकाल सकते हैं इसके हिसाब से। √2/3। तो अब यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, और कहाँ से बनेंगे क्वेश्चन भाई, कोई एडवांस थोड़ी कर देंगे इसको। पर इसमें 4 कंसेप्ट चेक हुए हैं, अगर छोटे छोटे लेवल पे देखो तो 4 कंसेप्ट, कटिंग, कॉम्बिनेशन, फॉर्मूले, एम्पलीट्यूड की जहां तक बात करोगे तो एम्पलीट्यूड इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये नॉर्मल लेंथ से स्टार्ट हो रहे हैं, नॉर्मल लेंथ से स्टार्ट करेंगे तो फिर ये वी नॉट, सॉरी ये एक्स नॉट 0 आएगा। स्टार्टिंग विद नॉर्मल लेंथ पर एक्स नॉट की वैल्यू 0। तो एम्पलीट्यूड यहाँ पर के स्क्वायर होगा, सॉरी। सो एम्पलीट्यूड इन केस ऑफ नॉर्मल लेंथ विल बी, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, वी नॉट रूट ऑफ एम रूट ऑफ के बाई एम। वो थोड़ी हमसे लिखने में गलती हो गई थी, कि ये वाला पॉइंट अपने आप सही कर दो, हमसे गलत लिख दे, वहां गलत लिख गया सबसे। ठीक है, ये बोले एम्पलीट्यूड Yes, sir. नहीं, सही नहीं है, सही नहीं है, सर अभी पिछले वाले गलती- सही था। Sir, अब इसका उल्टा होगा। उल्टा हो गया, ये Yes. m बाई के होगा। यस सर। Yes, sir, अब सही है। तो अब इस हिसाब से नया एम्पलीट्यूड देखें, तो नया एम्पलीट्यूड, क्योंकि सेम वेलोसिटी यूज की जा रही है m, बट कट करके और कॉम्बिनेशन बना करके, कटिंग एंड कॉम्बिनेशन की वजह से ये k बदल चुका है, ये हमारा 9k/2 हो गया। तो ये रेशियो भी सेम आएगा √2/3 का। एनर्जी की बात करेंगे तो वो हाफ के ए स्क्वायर है, हाफ के ए स्क्वायर। और अगर यहाँ पर किसी ने जल्दीबाजी करने की कोशिश की ना, जल्दीबाजी का मतलब कि मुझको ऐसा लगता है, जो ये वाली थ्योरी लगाते हो आप लोग कि मुझे ऐसा लग रहा है, तो पक्का गलत करोगे। क्योंकि कई बार क्वेश्चन हम लोग अपने लगने के ऊपर भी कर लेते हैं कि हमारे मन में ऐसा लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, और बिना कुछ वेरिफिकेशन के हम सीधा क्वेश्चन में पुट कर डालते हैं उसको। कोई बताएगा क्या रेशियो बनेगा इसका, ई डैश बाई ई का? 9/2। चलिए चेक करते हैं अभी। आप ध्यान देना यार, क्योंकि कटिंग और कॉम्बिनेशन की वजह से के बदल गया है, और साथ में ए भी बदला है, सिर्फ के ही नहीं बदला है, बगल में जो ए लिखा है वो भी बदल चुका है। अब ये एसएचएम उतनी एम्पलीट्यूड का नहीं है जितनी एम्पलीट्यूड का यहाँ हो रहा था। सर E dash equal to E आ रहा है। हाँ 1 आएगा रेशियो, सर 1 आएगा रेशियो। अनएक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड लगता है। मतलब अगर लगने के ऊपर सोचा जाए तो हमको लगता है यार इतना कुछ किया होगा तो बदलेगा ही, कुछ ना कुछ तो बदल ही रहा हो, यही थॉट आता है कि काटा है, जोड़ा है, सब कुछ किया है तो बदलना तो चाहिए। क्यों नहीं बदल रहा, आपको सोचिए। जो ये के है इसकी जगह पर क्या लिखोगे अब,
कांस्टेंट की जगह पर यहाँ पर 9/2 का एक्स्ट्रा फैक्टर आएगा और एम्पलीट्यूड क्योंकि √2/3 टाइम्स बदल रहा है तो उसका स्क्वायर बनेगा। ये दोनों चीजें आपस में एडजस्ट हो जाएंगी। और अगर वैसे भी देखा जाए, SHM एक ऐसा ऑसिलेशन है जिसके अंदर एनर्जी कंजर्व है, सेम मास और सेम वेलोसिटी। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जितनी यहाँ पर है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पर है, और यही एनर्जी कंजर्व होगी। तो क्योंकि दोनों में सेम एनर्जी यूज कर रहे हो, सेम मास यूज कर रहे हो, सेम वेलोसिटी यूज कर रहे हो, तो एनर्जी तो वैसे भी नहीं बदलेगी। दिस रेशियो इज 1। ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, और sir. आपके दिमाग को, हाँ, और माइंड डाइवर्ट करने के लिए एक ऑप्शन और डाल रहा हूँ, माइंड डाइवर्जन। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये सारे ऑप्शंस क्योंकि इसके ऊपर हम लोग अंदाजे से आंसर मारते हैं। एक्चुअली आदत हम लोग की यही होती है कि अंदाजा लगा देते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन अगर मैं ये पूछूं कि ये जो मास है इधर 3K और इधर 3K/2 है, तो जो ये मास होगा ये ऑब्वियसली ये इनिशियली राइट साइड जाएगा, मतलब ये इधर 3K वाले स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, तो ये इसको कुछ कंप्रेस करेगा फिर वापस लौटेगा, फिर इधर वाली स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा फिर वापस लौटेगा। कहने का मतलब ये है कि ये मास जितना इस वाले स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा क्या उतना ही इधर भी कंप्रेशन होगी। कंप्रेशन ऑन राइट साइड एंड कंप्रेशन ऑन लेफ्ट साइड बराबर आएंगे या फिर अलग अलग आएंगे? अलग अलग आएंगे। फिर वही बात, फिर आपने अंदाजे से बोला। हम लोग क्वेश्चन आपके माइंड को डाइवर्ट करना चाह रहा है और हम डाइवर्ट हो भी रहे। मतलब ये मास इधर मान लो 5 सेंटीमीटर जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो पलट करके जब इधर जाएगा तो क्या इधर 6 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर कर देगा वो। मतलब कि एम्पलीट्यूड दोनों तरफ अलग अलग आएंगे, इधर इधर No, अलग sir. एम्पलीट्यूड और इधर No, अलग sir. एम्पलीट्यूड, No, sir. No, sir. सेम ही आएगा। हम लोग किस तरह से कंफ्यूज हो रहे हैं कांस्टेंट को देख करके। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, एम्पलीट्यूड दोनों तरफ एक ही आना है, इससे कोई मतलब नहीं कि इधर क्या लगा और इधर क्या लगा है। क्योंकि जो एनर्जी होगी जब इधर कंप्रेशन जाएगा तो इधर एलोंगेशन भी तो आएगा, तो ये एनर्जी इस वाले स्प्रिंग में और इस वाले स्प्रिंग दोनों में चली जाएगी। और एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कंप्रेशन या एलोंगेशन में फॉर्मूला तो एक ही है, हाफ kx²। और जब यही मास लेफ्ट साइड जाएगा तो एक स्प्रिंग इधर वाली कंप्रेस होगी तो इधर वाली एलोंगेट होगी। आ रही बात समझ में ये चीज, दैट एम्पलीट्यूड ऑन बोथ साइड विल बी सेम। Yes, sir. Yes, जी। sir. अब है ना, ये हम लोग थोड़ी सी अपना इंट्यूशन लगाने लगते हैं, और यही पॉइंट्स हैं जो मतलब आसान क्वेश्चन भी होता है उसमें भी हम जबरदस्ती मतलब कह लो कि फालतू का सोच उल्टा सीधा सोच करके और जबरदस्ती गलत कर जाते हैं। इसके बाद स्प्रिंग ब्लॉक में ये क्वेश्चंस आने के बाद, ये जो बेसिक लेवल क्वेश्चंस होते हैं, इसके बाद एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर स्प्रिंग के अलावा कुछ और फोर्स भी लगे, वहां पर कोई और फोर्स भी वहां पर काम कर रही है, फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग है उसके साथ एक मास अटैच करें, स्प्रिंग के साथ मास अटैच करिए स्प्रिंग कांस्टेंट के, एंड एक फोर्स F और लगा दो जो नेचर में कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स और लगा दे वहां पर F, and start with zero velocity. It start with zero velocity and spring is normal. तो अब इसका टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, फाई नॉट, पोजीशन टाइम इक्वेशन, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन,
ये सब चीजें अगर निकालने को दीजिए। तो एक देखिए टोटल चार ही कंसेप्ट्स हैं जिनके बारे में अगर एक एक करके सोचोगे तो आंसर आएगा। सबसे पहले तो ये कि ये एसएचएम होगा कि नहीं होगा, पहला क्वेश्चन तो ये है, क्योंकि हम कांस्टेंट फोर्स एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट फोर्स भी लगा रहे हैं इसके ऊपर। तो पहली बात तो ये एसएचएम होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा। और ये प्रूफ कैसे करेंगे कि ये एसएचएम होगा? इस कांस्टेंट फोर्स के बावजूद भी ये एसएचएम होगा, ये कैसे प्रूफ करोगे? तो उसके लिए क्या करोगे, मान लेते हैं ये ब्लॉक जो है वो एक्स डिस्टेंस आगे चला गया। जब ये एक्स डिस्टेंस आगे जाएगा और कैपिटल एफ की फोर्स लग रही है इसके ऊपर एफ, और बैकवर्ड डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स क्रिएट हो जाएगी के एक्स। तो अब इसका जो नेट फोर्स लिखा जाएगा, नाउ द नेट फोर्स, वो लिखा जाएगा एफ माइनस के एक्स नेट फोर्स, और उसको मास से डिवाइड कर लेते एंड इट इज एक्सेलरेशन। और अभी हमने चैप्टर स्टार्ट करते वक्त आपसे कह दिया था कि अगर एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और प्लस कुछ कांस्टेंट भी आ रहा हो, मान लो साथ में कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो भी ये एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है। और ये वैसा ही केस आ रहा है, एक्सेलरेशन और एक्स के बीच लीनियर इक्वेशन है, माइनस साइन दिख रहा है यहाँ पर, तो एसएचएम ये भी कंफर्म कर रहा है आपको। कांस्टेंट क्यों आ रहा है हमारे प्रॉब्लम में, यहाँ पर एक्स्ट्रा कांस्टेंट वैल्यू क्यों आ रही है? क्योंकि ये जो एक्स मेजरमेंट कर रहे हो ना आप, ये एक्स नेचुरली ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है इसका, क्योंकि जब इस पोजीशन पे होंगे, एट दिस पोजीशन जहां पर कि स्प्रिंग नॉर्मल है, तो स्प्रिंग से कोई फोर्स लग नहीं रहा और हम लोग एक फोर्स एफ लगा रहे हैं, तो ये पोजीशन आपकी नॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन हुई। और क्योंकि नॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम लोगों ने एक्स मेजरमेंट किया हुआ है, एक्स का मेजरमेंट नॉन इक्विलिब्रियम से हो रहा है, इसीलिए एक्स्ट्रा कांस्टेंट आ रही है। बट ये एसएचएम है क्योंकि वो फॉर्मेट आ रहा है ना, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मेट आ रहा है, तो ये फॉर्मेट कंफर्म कर रहा है कि ये भी एसएचएम होगा। और x का कोफिशिएंट यानी कि दिस k बाई एम, यही चीज आपके लिए ओमेगा स्क्वायर है, k बाई एम इज ओमेगा स्क्वायर। तो इसका भी टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा के हिसाब से 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, एंड दिस k बाई एम इज ओमेगा स्क्वायर m बाई k, सेम टाइम पीरियड आएगा। और इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि ये नेचुरल ऑसिलेशंस है, इनका इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि आप क्या वेलोसिटी दे रहे हो, एलोंगेट करके छोड़ रहे हो, कंप्रेस करके छोड़ रहे हो, तो नेचुरल लेंथ से छोड़ रहे हो, फोर्स लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, कोई मतलब नहीं इन बातों का। ऑसिलेशन बाय नेचर है भाई, बात समझिए, नेचर भगवान ने बना रखा है इनको ऑसिलेट करने के लिए, हम लोगों ने नहीं बनाया है। तो अगेन टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाई k, इवन इफ देयर इज सम कांस्टेंट फोर्स। ऑब्वियसली अगर कोई वेरिएबल फोर्स होती, खुद समझो आप, अगर यहीं पर हम कोई ऐसी फोर्स यूज कर रहे होते, कोई ऐसी फोर्स यूज कर रहे होते जो खुद पोजीशन पे डिपेंड करता हो, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं जो टाइम पे डिपेंड करता हो, वेलोसिटी पे डिपेंड करता हो, पोजीशन पे डिपेंड करता हो, तो इस टाइप की अगर कोई फोर्स होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर एफ या तो टाइम का फंक्शन आता, या वेलोसिटी का फंक्शन आता, या पोजीशन का फंक्शन आता, तब ये एज अ कांस्टेंट काम नहीं कर रहा होता। और जब ये एज अ कांस्टेंट काम नहीं कर रहा होता, मतलब अगर यहाँ पर कांस्टेंट की जगह, अगर यहाँ कांस्टेंट की जगह कोई ऐसा टर्म होता जो वेलोसिटी का फंक्शन होता, टाइम का फंक्शन होता, या पोजीशन का फंक्शन होता, तो अलग बात थी, तब आपका टाइम पीरियड बदलता है इस क्वेश्चन में। सर वेरिएबल फोर्स के में भी तो एक केस होगा कि जब ये एसएचएम करेगा। वो बड़े स्पेशल केसेस बनेंगे,
बड़े स्पेशल केसेस, मान लीजिए अब कल को मैग्नेटिज्म चैप्टर में एंटर करते हैं और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगा दे और इसके ऊपर चार्ज डाल दें, तो QVB की फोर्स आती है Q इंटू V क्रॉस B, वो फोर्स वेलोसिटी डिपेंडेंट है, तो वो वेरिएबल फोर्स हुआ ना, सेम फोर्स तो रहा नहीं है वो। सर एक्स स्क्वायर का फंक्शन होना चाहिए। नहीं, देखो पहली बात तो ये कह रहा हूँ कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स का टाइम पीरियड किन कंडीशंस में 2 पाई अंडर रूट एम बाई के वैलिड रहेगी, मतलब कि कौन कौन सी वो कंडीशंस है कि जहां हमें डेरिवेशन न करना पड़े और हम टाइम पीरियड को डायरेक्टली इसको यूज कर लें, के या फिर के इक्विवेलेंट लगा करके, के या फिर अगर मल्टीपल स्प्रिंग्स है तो के इक्विवेलेंट। तो दो कंडीशंस हैं, कंडीशन सिर्फ इतनी है कि स्प्रिंग के अलावा किसी भी तरीके की कोई भी वेरिएबल फोर्स ना काम करे वहां, कांस्टेंट फोर्स है चाहे जितनी मर्जी लग रही है, और अगर स्प्रिंग के अलावा कोई वेरिएबल फोर्स लग रही है तो बहुत ही स्पेशल केस बनता है जिसमें वो फोर्स भी लीनियर फंक्शन बने एक्स का, मतलब अगर ये एफ बी लीनियर फंक्शन होता है एक्स का, तो लीनियर फंक्शन अगर ये होता और यहाँ भी लीनियर फंक्शन है तो वो सब मिल करके फिर से एक नया टर्म बन जाता। नहीं आया बात समझ में? आ गया सर। मैं और समझा रहा एग्जाम्पल जी। ये तो फिलहाल आंसर लिखते हैं अभी, अभी इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं फिर बता रहे हैं आपको। मतलब कुल मिला के इसकी बात समझो आप, क्योंकि ये फॉर्मूले से बियॉन्ड भी कुछ है, फॉर्मूला तो फिर बोलना 2 पाई रूट एम बाई के बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये बात समझना बहुत बड़ी है कि ये इसका नेचुरल टाइम पीरियड है, और जो चीज़ नेचुरल है वो एक्सटर्नल तरीके से चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, अभी और कंप्लीट कर ले फिर बता दें। ये तो हमारा टाइम पीरियड आ गया। टाइम पीरियड के अलावा हमने मान लो आपसे पूछा था कि इसका वो क्या होगा, पोजीशन टाइम इक्वेशन क्या बनेगी। तो पोजीशन टाइम इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, तो क्योंकि ये एसएचएम इक्विलिब्रियम से नहीं स्टार्ट हो रहा, ध्यान दीजिएगा, जब एसएचएम स्टार्ट हुआ था, जिस टाइम एसएचएम को हम स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम नॉन इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो। इक्विलिब्रियम इसका कुछ टाइम के बाद आएगा, और वो कितने टाइम बाद आएगा, जब स्प्रिंग में एलोंगेशन इतना हो चुका हो कि स्प्रिंग वाली फोर्स और इधर वाली फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर जाए। तो इसका इक्विलिब्रियम आएगा लेकिन कुछ टाइम बाद आएगा, मतलब एसएचएम स्टार्ट होने के कुछ टाइम के बाद आएगा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जब आएगी तो इधर वाला एफ फोर्स और स्प्रिंग वाला फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो निकाल सकते हो कि कितने इलोंगेशन के बाद ऐसा होगा, स्प्रिंग में कितनी इलोंगेशन होनी चाहिए ताकि ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाए। तो ये इलोंगेशन प्रूफ कर सकते हो कि एफ बाई के आना चाहिए। यस सर। यस। मतलब एफ बाई के एलोंगेट होने के बाद इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी, जिसको सेंटर ऑफ ऑसिलेशन भी कह सकते हैं। लेकिन स्टार्ट तो हमने यहीं से कर दिया था, एसएचएम तो यहीं पर स्टार्ट हो गया था। तो अगर अपना हम एम्पलीट्यूड वाला रिजल्ट चेक करें, और वो फंडामेंटल डेफिनेशन से भी देख सकते हो भाई। देखिए एक तो होता है मैथमेटिकल देखना और एक होता है लॉजिकली देखना। मैथमेटिकली देखेंगे तो ये एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट बाई ओमेगा का स्क्वायर है, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था और इस ऑब्जेक्टिव फॉर्मूले में एक्स नॉट का मतलब था जब एसएचएम स्टार्ट किया गया था तो वो पोजीशन इक्विलिब्रियम से कितने डिस्टेंस पे थी। तो यहाँ पर जब एसएचएम स्टार्ट किया गया है तो वो पोजीशन इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन से एफ बाई के डिस्टेंस पर है, मतलब एक्स नॉट एफ बाई के है। और क्योंकि जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट किया था, वी नॉट जीरो है, मतलब कि एम्पलीट्यूड एफ बाई के है इसका। फाई नॉट की बात करेंगे अगर,
tan phi नॉट, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं डायरेक्टली, फॉर्मूला आपके मन में होना चाहिए, tan phi नॉट ओमेगा x नॉट डिवाइडेड बाय v नॉट, v नॉट 0, phi नॉट इज पाई बाई 2। तो इससे इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या बनेगी? तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम का जो मेन फॉर्मूला है उसको लिखें अगर, इक्वेशन ऑफ एसएचएम x बराबर एम्पलीट्यूड विच इज f बाई के साइन ओमेगा टी प्लस फाई, फाई 90 डिग्री है, साइन ओमेगा टी प्लस फाई वो बन जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा रूट के बाई एम है। ये बन गई इक्वेशन, ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम बन गई। बट रिमेंबर इक्वेशन ऑफ एसएचएम में, इक्वेशन ऑफ एसएचएम में जो x होता है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम में जो x लिखते हो आप, उसका मेजरमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट से किया जाता है। तो अगर हम ये कहें कि t सेकंड्स के बाद, t सेकंड्स के बाद ये पार्टिकल अपने स्टार्टिंग वाले पॉइंट से, जहां से स्टार्ट हुआ था वहां से x डिस्टेंस आगे, मतलब उसको डिस्प्लेसमेंट कह दीजिए एक तरीके से, स्टार्टिंग पॉइंट से x डिस्टेंस आगे, और इक्विलिब्रियम पॉइंट से वो x डिस्टेंस आगे। तो इक्विलिब्रियम से कितना आगे है ये डिस्टेंस आप a इंटू कॉस ओमेगा टी के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हो। a कॉस ओमेगा टी हमें ये वाले डिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, पोजीशन फ्रॉम द इक्विलिब्रियम साइड। अगर मुझे ये पता लगा रहा हूँ कि स्टार्टिंग से कितना आगे हो आप, जहां से स्टार्ट किया था वहां से कितना आगे चले गए, तो नेचुरल सी बात है ये s जो होगा दैट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम के आगे a cos ओमेगा टी और इक्विलिब्रियम f बाई के डिस्टेंस आगे है, तो दिस इज f बाई के एंड प्लस f बाई के इंटू कॉस ओमेगा टी, बाद में ओमेगा की वैल्यू रखेंगे, ये इक्वेशन बनेगी। और क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, इसका मतलब कैपिटल S की मैक्सिमम वैल्यू 2f बाई के हो सकती है, यानी कि यहां से मैक्सिमम 2f बाई के आगे जाएंगे। और वो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी प्रूफ की जा सकती थी कि मैक्सिमम एलोंगेशन 2f बाई के आएगा। और इसीलिए सेंटर ऑफ मास का चैप्टर जब पढ़ा रहे थे हम लोग, और स्प्रिंग के मैक्सिमम एलोंगेशन के ऊपर एक लेक्चर हुआ था, तो उसमें एक ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट दिया गया था कि जो मैक्सिमम एलोंगेशन आएगी वो हमेशा ही 2 टाइम्स ऑफ इक्विलिब्रियम एलोंगेशन। यस जी Yes, sir. जी। देखो मेंस में तो नहीं आना है, मतलब उम्मीद कम है कि अब इतना डीपली घुस जाएंगे इस क्वेश्चन में कि मेंस में भी पूछ ला लेंगे, लेकिन इक्वेशन जो लिखने, जिसको ये चीज दिमाग में बैठी रहेगी ना कि ये जो a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है, ये मेजर होता है फ्रॉम इक्विलिब्रियम, और जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम जो है वो टाइम 0 पे ही हो सकता है कि कुछ देर मूव करने के बाद इक्विलिब्रियम आए। इनफैक्ट इसमें जो फाई नॉट है ना वो भी हमने गलत लिया, फाई नॉट ठीक है ना, सही है। ये सब आ गया, उसके बाद था मतलब हमने टाइम पीरियड वगैरह सब निकाल लिया। वैसे तो मेनली टाइम पीरियड का ही क्वेश्चन ज्यादा बनेगा। इसमें अगर फर्दर ये पूछे कि एनर्जी बताओ क्या है, ऑसिलेशन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन क्या है, बता पाएंगे? एनर्जी f square by k। कैसे, लॉजिक बताना पहले। एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वाला, हाफ k a square वाला। हाफ के। अच्छा, अगर हम फिजिकली समझे कि एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन का फिजिकल मतलब, तो जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, जब हमने स्टार्ट किया है तो कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो इसका मतलब हमारे पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी 0 है। जब हमने स्टार्ट किया है तो स्प्रिंग नॉर्मल है,
तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी स्टार्टिंग में नहीं है। नॉर्मल स्प्रिंग से स्टार्ट कर रहे हो, बिना वेलोसिटी के स्टार्ट कर रहे हो, दोनों चीजें जीरो है। तो हमारे एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन का फिजिकल मतलब क्या है? यहाँ पर हम कौन सी एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं? सर स्प्रिंग एनर्जी। स्प्रिंग एनर्जी, ठीक है। आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कि इसी क्या है न्यूमेरिकल के अंदर? यस सर। प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास स्टार्टिंग में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है और स्टार्टिंग में कोई पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं, तो हम कौन सा एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं? एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन का मतलब क्या है? कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हो? हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम फिजिकली समझे बिना फॉर्मूले के, तो हम बात कर रहे हैं, मान लिया हमारे पास ये दोनों नहीं है, लेकिन क्योंकि आप एक्सटर्नल फोर्स को लगा रहे हो यहाँ पर, एक्सटर्नल फोर्स लगाने का फिजिकल मतलब क्या हुआ कि कोई बंदा होगा या बंदी होगी और वो इसको पकड़ करके पुल कर रहा होगा, कोई पर्सन होगा जो खींच रहा होगा इसको। तो जब पर्सन खींचेगा तो पर्सन की वजह से कुछ एनर्जी सिस्टम के अंदर ट्रांसफर की जाएगी। हमारी बात समझ में? Yes, sir. जी। कितनी एनर्जी Yes. ट्रांसफर की होगी पर्सन ने? अगर पूछा जाए कि पर्सन ने क्या एनर्जी ट्रांसफर की होगी, कितनी एनर्जी उस पर्सन ने ट्रांसफर की होगी? बहुत केयरफुली The इस force क्वेश्चन को देखिएगा। into displacement. बता रहे बच्चे, हाँ। बहुत केयरफुली इस क्वेश्चन में डिबेट है एक्चुअल में। देखो, हम लोग आसान क्वेश्चन नहीं उठाते हैं, लेकिन उसके अंदर भी लोचा हो जाता है। सबसे पहले वर्क एक्सटर्नल अगर हम कैलकुलेट करें, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंड अप टू इक्विलिब्रियम कितना हुआ, स्टार्टिंग से इक्विलिब्रियम तक का वर्क। तो स्टार्टिंग से इक्विलिब्रियम जाने के लिए एफ बाई के का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और क्योंकि कांस्टेंट फोर्स लगा रहे थे, तो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कांस्टेंट फोर्स एफ और स्टार्टिंग से इक्विलिब्रियम तक जाने का डिस्प्लेसमेंट एफ बाई के, तो दिस इज एफ स्क्वायर बाई के। और एनर्जी ऑफ स्प्रिंग निकालें अगर, कि एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितना हुआ, चेंज इन द एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, अगर हम ये भी कैलकुलेट करें स्टार्टिंग से इक्विलिब्रियम तक जाने, तो ये बनेगा हाफ के और एफ बाई के का स्क्वायर, हाफ के इंटू स्क्वायर ऑफ एलोंगेशन, ये हो जाएगा एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के। मतलब जितना वर्क किया उसका हाफ 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 वर्क, एक्सटर्नल का आधा वर्क तो स्प्रिंग में चला गया, बाकी का आधा कहाँ गया होगा? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो इस वर्क का बाकी पोर्शन कहाँ चला गया होगा? तो इक्विलिब्रियम, नोटिस करिए इक्विलिब्रियम पॉइंट पर मैक्सिमम वेलोसिटी भी होती है। यानी कि कुछ एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में भी गई होगी, और वो कितना निकालोगे? अगर पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हमारे पास, सर एफ स्क्वायर बाय 2 के। F square by 2 के। चलिए मान लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी, हाँ, स्टार्टिंग से और टिल इक्विलिब्रियम निकाले अगर, तो वो आंसर बन जाएगा एफ स्क्वायर बाई 2 के। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हो कि एक्सटर्नल वर्क डिवाइड हो गया इन दोनों में। अब अगर यही कैलकुलेशन आप इससे पहले आगे बढ़े, एक स्टेटमेंट और आ रहा है यहाँ पर, देखो एक स्टेटमेंट इस एग्जांपल के थ्रू। क्या ये जरूरी है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो? क्या ये जरूरी है कि सर जिस अगर समय No, sir. एक्सटर्नल फोर्स लग रही तो फिर नहीं। No, sir. मतलब एक सिंपल मतलब यस और नो के हिसाब से बात करें तो जरूरी तो नहीं हुआ ना भाई। इसी एग्जांपल में देखिए ना, आप इक्विलिब्रियम पर भी तो स्प्रिंग की एनर्जी निकाल रहे हो। तो ये जरूरी नहीं है। खैर,
और अगर हम अपना फॉर्मूला लगाएं कि एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, अगर हम अपना फॉर्मूला यूज करें, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला आपको कहता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो इसके हिसाब से बनना चाहिए हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इज के बाई एम और एम्पलीट्यूड एफ बाई के। तो इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगी, फायदे से रिलेशन अगर देखा जाए तो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन फॉर्मूले के हिसाब से वो बन जाएगी एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2k। आप समझ रहे इसको कि नहीं? और इस फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फॉर्मूला वैलिड फॉर्मूला है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इस फॉर्मूले के अंदर। इवन हम यहाँ नहीं, वेव के चैप्टर में भी लगाएंगे, वेव की वेव एनर्जी ऑफ वेव वो भी इसी से निकालते हैं। तो फाइनली रिजल्ट ये है एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन इज एफ स्क्वायर बाई 2k, जिसको हम ये भी कह सकते हैं दैट इज हाफ ऑफ द वर्क बाय द एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो भाई। No, sir. ठीक, तो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन के लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि बिना डरे हुए, क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, बिना डरे हुए। इसीलिए मैंने 2 क्लासेस इसके ऊपर ज़्यादा लगाई थी कि अगर एम्पलीट्यूड का कैलकुलेशन सही से हो जाता है तो अब हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। हटा दे इसको, यस कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं भाई आप, नहीं तो चेंज करेंगे टॉपिक। चलिए, तो ये जो हमारा कांस्टेंट फोर्स एफ मैंने कहा, ये तो वो केस हो गया। अब ये कांस्टेंट फोर्स ग्रेविटी की फोर्स हो सकती है, यानी कि वर्टिकल स्प्रिंग का ऑसिलेशन हो रहा हो। तो अगर वर्टिकल स्प्रिंग, जब पिछला वाला क्वेश्चन एसी के भी एनालॉग से कर सकते थे ना, फोर्स अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मान करके फिर उसमें एक सर्किट मान लेते, इसमें एक खाली कैपेसिटेंस और एलसी सर्किट मान के। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, कर सकते हैं वैसे। बट अरे यार तुम बाकी लोग को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भाई, बाकी लोग एनालॉग नहीं पढ़ सकते, इनके इनके इनको नहीं समझ में आ रहा होगा ना कि क्या बोला जा रहा मतलब पिछले साल ऐसे है। हुआ अगर तुम्हें एनालॉग पता है तो कर लेना, बट देखो, अगर हम कोई स्प्रिंग ले कांस्टेंट के की नॉर्मल लेंथ पर और उसके साथ एक एम मास अटैच करें और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट कर दे, ये सेम क्वेश्चन नहीं बन गया जैसे पीछे था? इसमें वो एफ जो हमने एफ दिखाया था आपको, वो एफ यहाँ पर किसके थ्रू आएगा? So gravity. ग्रेविटी। ग्रेविटी यहाँ पर जो एम जी है वो सेम एज एफ है जो पिछले एग्जाम्पल में था, जो भी इसके पहले एफ दिखा रहे थे उसकी जगह एम जी है। तो ये कांस्टेंट फोर्स ग्रेविटी की फोर्स हो सकती है, ये कांस्टेंट फोर्स किसी रेफरेंस फ्रेम का स्यूडो फोर्स हो सकता है, किसी भी तरीके की कांस्टेंट फोर्स आ रही हो, टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं आने वाला। इसका भी टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ग्रेविटी का कोई काम नहीं। और इसी में कभी कभी चीट करने के लिए चीटिंग वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम अर्थ की बजाय मून पे चले गए जहाँ ग्रेविटी बदल जाती है, तो टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ जाएगा? तो उसका सीधा सा आंसर है कि स्प्रिंग के केस में टाइम पीरियड का ग्रेविटी से क्या मतलब है।
तो कहीं भी चले जाओ, जी की वैल्यू कुछ भी कर दो, कम ज्यादा कुछ भी कर दो। एक्चुअली जी का वेरिएशन करने का मतलब हमने जो फोर्स एफ लगाई है उसको कम ज्यादा कर रहे हैं। उससे किन चीजों पे फर्क पड़ेगा? पिछले 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 डिस्कशन के बेस पे टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा, एम्पलीट्यूड पे फर्क पड़ेगा, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन पे फर्क पड़ेगा, किस पे फर्क पड़ेगा उसका? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड और एनर्जी। एम्पलीट्यूड पे भी पड़ेगा, एनर्जी पे भी पड़ेगा। Yes, sir, पढ़ता हूँ। लॉजिकल है। अगर क्यों लॉजिकल है? क्योंकि अगर आप एक ऐसे स्पेस में चले जाइए जहां ग्रेविटी ऑलमोस्ट जीरो है, तो जिसमें ग्रेविटी ही नहीं होगी, उसमें इस मास को जब रेस्ट पे छोड़ोगे तो ये परमानेंटली रेस्ट पे रहेगा, ऑसिलेट करेगा ही नहीं। तो लेकिन अगर ये ऑसिलेट करेगा तो चाहे ग्रेविटी कम हो चाहे ज्यादा हो, टाइम पीरियड 2π√m/k, फिक्स वैल्यू, ध्यान रखिएगा इसको। सो टाइम पीरियड तो बिना डेरिवेशन के 2π√m/k करो, कोई डेरिवेशन की नीड नहीं है। इसमें भी अगर पूछा जाए कि एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, इसमें जब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑसिलेट करेगा तो आप किस चीज को एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन कहोगे? तो अभी हमने पीछे F²/2k कहा था, F²/2k, उससे कंपेयर करें तो यहाँ एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? एफ की जगह mg स्क्वायर लग देंगे सर। एमजी स्क्वायर बाय 2k। ये एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन है। और एम्पलीट्यूड पूछे अगर, तो एम्पलीट्यूड F/k आया था, उसका मतलब mg/k। और उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो क्या होगा कि ये जब स्टार्ट होगा तो जब ये mg/k डिस्टेंस नीचे जाएगा, व्हेन इट फॉल्स बाय mg/k, उस समय ग्रेविटी की फोर्स और स्प्रिंग की फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे और ये ऑब्जेक्ट अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा, बट इस टाइम मैक्सिमम वेलोसिटी होगी इसकी। तो ये मैक्सिमम एलोंगेशन नहीं होगा, ये इक्विलिब्रियम एलोंगेशन होगा बट मैक्सिमम नहीं होगा, और इसीलिए मैक्सिमम एलोंगेशन में फोर्स बैलेंस करके आंसर नहीं आता हमारा। और इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि मैक्सिमम एलोंगेशन के न्यूमेरिकल करने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन है। ये फिर से फॉल करेगा, इट विल अगेन फॉल बाय mg/k, एंड तब जाकर के ये मास कम्स टू रेस्ट, बट कम्स टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट, परमानेंट रेस्ट पे नहीं जाएगा, कम्स टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट होगा, फिर ये ऊपर उछल जाएगा। मतलब ये इन दो पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में टू एंड फ्रो करेगा, यहाँ से नीचे तक जाएगा फिर ऊपर आएगा, ऐसे टू एंड फ्रो ऑसिलेशंस होती रहेंगी बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, और बीच में इक्विलिब्रियम है इसका। सो मैक्सिमम एलोंगेशन है 2 mg/k। ठीक है, यस सर। चलिए यस सर। थोड़ा सा एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर ला रहे हैं, स्लाइट अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आपकी। देखो फिर बोल रहा हूँ, टाइम पीरियड तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नॉर्मली बुक्स जो होती है ना वो इन टॉपिक्स को टच नहीं करते, लॉजिकल पोर्शंस होते हैं, इनको टच नहीं किया जाता कभी भी। और हम लोग इसी से डरते हैं कि ऐसा कोई न्यूमेरिकल ना बन जाए कि भाई, क्योंकि जो पेपर बनाने वाले हैं उनका दिमाग बहुत तेज चलता है। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन, लॉजिकल मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखिए। वो कहते हैं देयर इज अ वर्टिकल स्प्रिंग विद सम कांस्टेंट k एंड अ मास m1 is attached on it. On a spring there is a mass m1 and this m1 is at rest in equilibrium. This m1 is at rest in equilibrium.
देन एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब जहाँ कई सारे कंसेप्ट लग जाए. देन अनदर ब्लॉक M2 falls through the height of H. Another block M2 falls through height H and stick to it. This M2 falls from the height H. और जब ये स्टार्ट हुआ तो इसमें भी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी. M2 block falls with 0 velocity and after falling through H distance, it sticks to M1 and the combined block start oscillating. ठीक है. मेंस लेवल क्वेश्चन आता है. व्हाट विल बी द टाइम पीरियड? What will be the time period and amplitude? Find the time period and amplitude of oscillation. Find the time period and amplitude of oscillation. तो end of collision is the beginning of SHM. मानते हो इसको? कोलिजन खत्म होने के बाद ही SHM चालू होगा. Yes, sir. Yes, sir. तो एंड ऑफ कोलिजन इज स्टार्ट ऑफ ऑसिलेशन के हिसाब से चाहे तो M1 प्लस M2 की कुछ वेलोसिटी आ जाएगी मोमेंटम कंजर्वेशन से, और वो वेलोसिटी मोमेंटम कंजर्वेशन से जाओगे तो √2GH. M2 √2GH डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. ये समझ में आया क्या कैसे बना ये मोमेंटम का कंजर्वेशन? Yes, sir. हाँ जी. Yes, तो sir. ये M2 H डिस्टेंस से फॉल करके एक वेलोसिटी आ जाएगी √2GH और फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे. So now this is start of oscillation. अब आपको ये समझना होगा कि जो स्टार्ट ऑफ ऑसिलेशन है, इज इट स्टार्टिंग फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट? No, sir. नो सर. No, sir. क्यों? सर यहाँ पे M1 वो बैलेंस नहीं कर पाएगा. Compressed M1 तो pressure. इक्विलिब्रियम नहीं, M1 तो इक्विलिब्रियम पे है ना. Yes, sir. Yes, sir, पर M1 Yes, plus sir. M2 वो इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा. हाँ. राइट. वाला क्योंकि स्प्रिंग की फोर्स इस वेट को बैलेंस कर रही थी. अब वेट बढ़ चुका है उसका, ज्यादा मास आ गया, तो स्प्रिंग की फोर्स बैलेंस तो कर नहीं पाएगी अचानक से उसको. तो स्टार्ट ऑफ ऑसिलेशन इज अगेन फ्रॉम नॉन इक्विलिब्रियम पॉइंट. और स्टार्ट ऑफ ऑसिलेशन में वेलोसिटी भी है हमारे पास कुछ. ऑसिलेशन के स्टार्टिंग पॉइंट एक तो इक्विलिब्रियम नहीं है और ऊपर से कुछ वेलोसिटी के साथ स्टार्ट हो रहे हो, तो ये थोड़ा डिफरेंट न्यूमेरिकल बन जाएगा. तो हम पहले ये पता लगाएंगे कि अब इसका नया इक्विलिब्रियम कहां पर होगा. भाई ये जो मास है इसका नया इक्विलिब्रियम कहीं तो आएगा. इनिशियल से नीचे है. हाँ, ऑब्वियसली कुछ और कंप्रेशन के बाद आएगा. तो मान लेते हैं कुछ और डिस्टेंस कंप्रेस होने के बाद ये पूरा मास M1 प्लस M2 जो है ये कहीं ना कहीं तो इक्विलिब्रियम पे आएगा. तो इस टाइम स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन होगा ये निकाल सकते हो. एट दिस टाइम कंप्रेशन अगर फाइंड करना हो तो नाउ कंप्रेशन विल बी दिस टोटल वेट एंड डिवाइडेड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट. जबकि यहां पर कंप्रेशन कितना था, तो यहां पर कंप्रेशन था उसमें M1G डिवाइडेड बाय K, और यही कंप्रेशन यहां भी रहा होगा क्योंकि कोलिजन एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है. कोलिजन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है और उस इंस्टेंटेनियस प्रोसेस के अंदर स्प्रिंग के कंप्रेशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आए. और वैसे भी स्प्रिंग को इसीलिए नॉन इम्पल्सिव कहा जाता है कि स्प्रिंग की फोर्स अचानक से नहीं बदल सकते हम लोग, और कोलिजन एक अचानक से होने वाला इवेंट है. तो सडनली कोलिजन हुआ लेकिन उस कोलिजन से कंप्रेशन में बहुत फर्क, कंप्रेशन ऑलमोस्ट वही रहेगा. तो इसका मतलब जो आपका स्टार्ट ऑफ ऑसिलेशन है वो इक्विलिब्रियम से कितना डिस्टेंस ऊपर है? M2G/K. M2G/K. ये वो हमारा x0 हुआ जो हम अपने फॉर्मूले में लिख रहे थे.
जो हम अपना फॉर्मूला यूज कर रहे थे एम्पलीट्यूड का, उसमें हम लोगों ने लिखा था एक्स नॉट स्क्वायर एंड प्लस वी नॉट बाई ओमेगा का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में एक्स नॉट का मतलब मैंने कई बार रिपीट किया है कि एक्स नॉट का मतलब होता है जब आपने एसएचएम स्टार्ट किया था तो आप इक्विलिब्रियम से कितने डिस्टेंस पे थे। तो जब ये एसएचएम स्टार्ट हो रहा है तो इक्विलिब्रियम से m2g/k डिस्टेंस पर है, वो एक्स नॉट की वैल्यू है। और वी नॉट का मतलब है कि जब एसएचएम स्टार्ट किया है तो क्या वेलोसिटी है, वो ये वाली। और के 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 नहीं सॉरी, ये ओमेगा 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 इज रूट ऑफ के अपॉन एम, यहाँ पर m1 प्लस m2। अब ये सब कुछ रखेंगे तब जाकर के एम्पलीट्यूड है। तो पेशेंस का न्यूमेरिकल है, मतलब कोई टफ नहीं बोल रहा हूँ मैं इसे, लेकिन फुल कंसंट्रेशन चाहिए पेपर में। टाइम पीरियड तो आसानी से आ जाएगा, टाइम पीरियड 2π√m/k कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। टाइम पीरियड के लिए कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, क्या हुआ, क्या वेलोसिटी थी, कैसे हुआ, कुछ मतलब नहीं। टाइम पीरियड निकालना है 2π√m1 प्लस m2/k, क्योंकि टाइम पीरियड का इससे कहीं मतलब नहीं होता कि स्टार्ट कैसे हुए, कितना था, क्या हुआ, कोलिजन हुआ नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं उन सब चीजों से। और अगर पूछा जाए कि एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन क्या है, एम्पलीट्यूड निकालना थोड़ा सा टफ काम है। और वहीं पर अगर ये कह देते इसको थोड़ा आसान कर सकते हैं, इस न्यूमेरिकल को थोड़ा इजी कर सकते हैं, ये कह के, थोड़ा इजी मतलब मेंस लेवल तक ला सकते हैं इसको। कैसे? ये कह के कि m2 को जीरो वेलोसिटी के साथ m1 के ऊपर रखा गया है, m2 जेंटली प्लेस्ड ऑन m1। ये यूं कह लीजिए कि नेग्लेजिबल हाइट से आया, m2 फॉल्स फ्रॉम द नेग्लेजिबल हाइट। तो उसके इसमें थोड़ी आसानी आपको ये हो जाती कि अगर m2 नेग्लेजिबल हाइट से आ रहा है तो स्टार्ट ऑफ ऑसिलेशन में कुछ वेलोसिटी नहीं बनेगी, वी नॉट जीरो हो जाता, तो एक्स नॉट को ए कहते थे, यानी कि m2g/k बोल एम्पलीट्यूड बन जाता। अगर m2 को बहुत धीमे से m1 के ऊपर प्लेस करें तो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड m2g/k। हम लोग बात कर रहे थे एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन की। एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन निकालना आपको तो बेसिक फॉर्मूला है हाफ m विच इज m1 प्लस m2 ओमेगा स्क्वायर इज k अपॉन m1 प्लस m2, हाफ m ओमेगा स्क्वायर और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड पूरा इसका कैलकुलेट होगा पहले, ये पूरा कैलकुलेट करके तब जाकर के एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन आएगी। ओके, यस सर। कोई डाउट? नो सर। No, sir. ठीक है, ओके। ओके। ये थोड़े से वो क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में इसलिए बोल देते हैं उनको, क्योंकि कोलिजन डाल दिया, मोमेंटम आ गया, 2-3 कंसेप्ट लग गए। और इस टाइप के न्यूमेरिकल को करने का बहुत तरीका सिंपल ये होता है कि छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके किया जाए, पर टाइम हो तब कर पाओगे। छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके कर तो तब पाओगे जब एग्जाम देते वक्त इस क्वेश्चन के लिए प्रॉपर टाइम बचाओ।
क्योंकि ये वो क्वेश्चन है अगर हड़बड़ी में किए गए, मतलब एग्जाम जैसे भाई पहले केमिस्ट्री कर ली, मैथ कर ली, फिजिक्स के लिए टाइम ही नहीं बचे, और जो बचा भी तो उसमें पता चला इस टाइप के क्वेश्चन अगर पेपर में उठा लिए, क्योंकि ये कितना भी आप कंसंट्रेशन से और पूरी ईमानदारी से करोगे तब भी कम से कम 6 से 7-8 मिनट ले जाएंगे ये। और इसीलिए एडवांस में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि वहां पर टाइम का प्रेशर होता नहीं है क्वेश्चंस को लेकर के। ठीक है, यस सर। यस सर। थोड़े बहुत और Yes, क्वेश्चन yes, लिखो। जी जी, थोड़े से और क्वेश्चन लिखा रहे हैं जो अगेन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। एक पहला प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम ये है, इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देते ज्यादा अच्छा रहेगा। A block of mass m is attached to a horizontal spring and oscillate on a smooth surface with amplitude A and time period T. Is attached to a horizontal spring and oscillate on a smooth surface with amplitude A, time period T and energy E. Now another block, उसका small m mass है, another block small m is gently placed on capital M at the moment capital M was, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं क्वेश्चन, was at mean position and secondly extreme position. Now new amplitude, now the new amplitude is A dash, new time period T dash and the new oscillation energy is E dash. रेशियो फाइंड करना है इनका, E dash अपॉन E का, A dash अपॉन A का और T dash बाई T। और एक चीज और क्वेश्चन में इनडायरेक्टली दी जाती है कि जो स्मॉल m को कैपिटल M के ऊपर जब रखेंगे तो उनमें कोई स्लिपिंग नहीं होगी, स्मॉल m और कैपिटल M बिना आपस में स्किडिंग के और स्लिपिंग के एक साथ चलेंगे, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, नो स्लिपिंग बिटवीन द टू मासेस।
there will be no slip between the two mass. पहला पार्ट, पहले वाले पार्ट में कैपिटल एम ऑसिलेट कर रहा था और जिस समय वो अपने मीन पॉइंट पे था उस समय हमने छोटा वाला मास रखा उसके ऊपर, दूसरा मास। ये ऑब्वियस है कि जब कैपिटल एम अपने मीन पॉइंट से क्रॉस कर रहा होगा, मीन पॉइंट को जब ये क्रॉस कर रहा होगा तो इसके अंदर कुछ वेलोसिटी रही होगी और इनफैक्ट वो मैक्सिमम वेलोसिटी रही होगी मीन पोजीशन पर एसएसएम की मैक्सिमम वेलोसिटी। और वो मैक्सिमम वेलोसिटी जो रही होगी उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, एसएसएम की मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा के हिसाब से। मैक्सिमम वेलोसिटी इन एसएसएम इज ए ओमेगा। इसके बाद जब हमने छोटा वाला मास रखा, इसके ऊपर दूसरा मास प्लेस कर दिया, तो ये टोटल मास आपका कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, क्योंकि जब वो स्लिप नहीं करेंगे, अगर वो स्लिप नहीं कर रहे हैं तो इनको एक कंबाइंड मास मान लो, दोनों मासेस को एक यूनिट मान सकते हैं एज अ सिंगल यूनिट। ऑब्वियसली ये मीन पोजीशन होगी क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है, वर्टिकल नहीं। अगर वर्टिकल होता तो ये नॉन इक्विलिब्रियम बन जाता। अगर ये वर्टिकल स्प्रिंग होती तो इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ कैपिटल एम कैन नॉट बी द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ कंबाइंड मास, बट क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग में इक्विलिब्रियम का मतलब जब स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ पे हो तो वो यहाँ भी नॉर्मल लेंथ है, यहाँ भी नॉर्मल लेंथ है। यही क्वेश्चन अगर वर्टिकल स्प्रिंग का होता तो पूरी प्रॉब्लम चेंज कर जाती। तो हॉरिजॉन्टल में ये इक्विलिब्रियम है तो ये भी इक्विलिब्रियम है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के इक्विलिब्रियम का मास से कोई मतलब नहीं है, ग्रेविटी का कोई काम है नहीं यहाँ पर। मोमेंटम कंजर्वेशन से इसकी नई वेलोसिटी आएगी और मोमेंटम कंजर्वेशन से जो नई वेलोसिटी आएगी वो एम ए ओमेगा डिवाइडेड बाय टोटल मास। पिछले क्वेश्चन से और इस क्वेश्चन में डिफरेंस समझ आ रहा है कि पिछले क्वेश्चन में जब एडिशनल मास रखा गया था तो हमें फिर से ये निकालना पड़ा कि उस नए मास का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जबकि इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा मास पुट करने के बाद भी हमको ये चीज नहीं देखनी होगी कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा। जहां पर पहले वाला मास इक्विलिब्रियम पे होगा वहीं पर कंबाइंड भी इक्विलिब्रियम पे आएगा, जस्ट बिकॉज की स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नहीं है इसमें। बाकी टाइम पीरियड की जहां तक बात है तो नया टाइम पीरियड 2 पाई रूट ऑफ नया मास अपॉन के, जबकि पुराना टाइम पीरियड जब निकालोगे पहले वाला टाइम पीरियड तो वो 2 पाई अंडर रूट कैपिटल एम बाई के होगा। और इससे जब रेशियो फाइंड करेंगे टी डैश बाई टी का तो हमारे हिसाब से ये रेशियो बनेगा रूट ऑफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। आप भी इसको चेक करना अपने लेवल पे, रेशियो ऑफ दिस टाइम पीरियड, क्योंकि ये मास के हिसाब से बदलेगा खाली। यस सर। जी, एम्पलीट्यूड की जहां तक बात करें, एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें, अच्छा एक और चीज, ये जो नया वाला वेलोसिटी है इसमें एक केयरफुल रहना पड़ता है हमें एक चीज, नई वाली वेलोसिटी तो बदल जाएगी क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। एम्पलीट्यूड, तो अगर हम एम्पलीट्यूड के अपने फंडामेंटल फॉर्मूले को देखें जो ये कहता है कि रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट बाई ओमेगा का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला।
दिख नहीं रहा सर। तो जो हमारा कंबाइंड मास है, कंबाइंड मास के लिए तो ये स्टार्ट ऑफ ऑसिलेशन माना जाएगा। फॉर कंबाइंड मास दिस इज बिगिनिंग ऑफ ऑसिलेशन, एंड दिस कंबाइंड मास की बिगिनिंग ऑफ ऑसिलेशन मीन पॉइंट पर हुई है। तो फॉर कंबाइंड मास x नॉट 0, तो जो नया एम्पलीट्यूड a डैश निकालेंगे दैट विल बी v बाई ओमेगा, बट v ये वाला रखेंगे, v डैश वाला। इसमें ये जो ओमेगा है ना, यहाँ पर ये जो ओमेगा रख रहे हो आप, ये ओमेगा पहले वाले मास के हिसाब से है, और पहले वाले मास के हिसाब से जो ओमेगा होगा यहाँ पर, एक्चुअली ये ओमेगा का मतलब रूट ऑफ k बाई कैपिटल M, और यही वाला ओमेगा यहाँ पे आना है। तो m ओमेगा इंटू रूट ऑफ k बाई कैपिटल M, ये आपका न्यूमरेटर पार्ट अपॉन टोटल मास, दिस इज v नॉट। और यहां पर जो ओमेगा रखेंगे अब, क्योंकि जब x नॉट 0 हो गया तो एम्पलीट्यूड इज v बाई ओमेगा, तो ये तो हुई वेलोसिटी अपॉन, फिर से ओमेगा रखना है, तो अगेन रूट ऑफ k बाई m, बट दिस टाइम k अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, क्योंकि अब आपका ये कितना मास ऑसिलेट कर रहा है। तो ये मैंने इसलिए कहा केयरफुल रहने के लिए कि एग्जाम प्रेशर्स में होता क्या है कि ये ओमेगा, पहले वाला ओमेगा, सारे ओमेगा एक जैसे दिखने लगते हैं और सब काट कूट दिए जाते हैं। कंसंट्रेशन होता नहीं उस टाइम पर, प्रेशर ज्यादा होता है एग्जाम का, तो हड़बड़ी में हम सारे ओमेगा एक जैसा ले लेते हैं, कैंसिल वैंसिल करके बाद में मालूम चलता है कि आंसर ही गलत हो गया सारा। एंड देन एनर्जी, तो E dash, which is the energy of a new oscillation, will be half energy of a new oscillation, which basically this new kinetic energy, nothing else. Energy of new oscillation is this new kinetic energy, half capital M plus small m into this V dash का स्क्वायर, कैपिटल M by M plus स्मॉल m, और ये a ओमेगा पहले वाली वेलोसिटी है, पहले वाली वेलोसिटी v लिख देते हैं, ये वाला v। जिसको देखा जाए तो E डैश इज, एक कैपिटल M अलग कर दो आप और एक कैपिटल M प्लस स्मॉल m अलग कर दे, हाँ एक कैपिटल M प्लस स्मॉल m कर दे, तो उसके बाद यहाँ पर हाफ कैपिटल M v स्क्वायर का टर्म अलग हो जाएगा इस रिजल्ट को, और हाफ कैपिटल M v स्क्वायर पहले वाले ऑसिलेशन की एनर्जी। तो E डैश इज कैपिटल M बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m टाइम्स प्रीवियस एनर्जी। And the reason why energy is decreased, E dash less than E, मतलब यहाँ पर सिस्टम के ऑसिलेट करने की एनर्जी ज्यादा थी, मास रखने के बाद एनर्जी कम हो गई। क्यों? जो दूसरा मास रखा है वो पहले वाले मास के साथ स्टिक हो रहा है, और दो मासेस स्टिक होने का मतलब एक तरीके का इनइलास्टिक कोलिजन, और जहाँ इनइलास्टिक कोलिजन होती है वहां कुछ ना कुछ लॉस होगा एनर्जी में, इसीलिए E डैश लेस देन E। ये सब कुछ हुआ जब मीन पॉइंट पर रखा। नाउ द सेकंड पार्ट, पहला वाला मास जब अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर था, कैपिटल M,
एक्सट्रीम, उस समय उसके ऊपर एक दूसरा मास रखा जा रहा है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर हम दूसरा मास रखेंगे और m प्लस स्मॉल m कर दें इसको, सबसे बड़ी बात है ये हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग्स हैं, तो सिंगल का भी एक्सट्रीम है तो कंबाइंड का भी एक्सट्रीम है। रीजन, एक्सट्रीम पॉइंट पर वेलोसिटी होगी नहीं, मोमेंटम था नहीं वहां पर, और मोमेंटम कंजर्वेशन से अगर यहाँ मोमेंटम नहीं है तो यहाँ भी मोमेंटम नहीं आएगा। तो अगर यहाँ जीरो वेलोसिटी है तो यहाँ भी जीरो वेलोसिटी है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन बदली नहीं, इक्विलिब्रियम बदलेगा नहीं। हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग्स में, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है ना एक्चुअली, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग में कैपिटल M का इक्विलिब्रियम पॉइंट वहां पर होगा जहां पर ये स्प्रिंग अपने नॉर्मल लेंथ पे हो, तो कंबाइंड मास का भी इक्विलिब्रियम वहीं पर होगा जहां पर ये स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ पर हो। तो क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशंस चेंज नहीं कर रही हैं, एक्सट्रीम पोजीशंस नहीं चेंज हुई, इक्विलिब्रियम चेंज नहीं हो रहा, और इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम तक का डिस्टेंस बाय डेफिनेशन एम्पलीट्यूड है। इसका मतलब इस प्रॉब्लम में एम्पलीट्यूड नहीं चेंज होगा। यानी अगर ये A और ये A डैश है तो हमारा पहला आंसर तो हो गया कि A डैश इक्वल्स टू A, नो चेंज इन एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड की जहां तक बात करेंगे तो टाइम पीरियड क्योंकि मास पे डिपेंड करता है, तो T डैश बाई T ये तो अभी भी रूट ऑफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल M। टाइम पीरियड का रेशियो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में सेम रहेगा, और एनर्जी का रेशियो निकालेंगे जब E डैश बाई E। तो इनिशियल कंडीशंस, जब ये कंबाइंड मास का ऑसिलेशन स्टार्ट हो रहा है, तो जब कंबाइंड मास की ऑसिलेशन स्टार्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी है नहीं। कंबाइंड मास के स्टार्टिंग में जो एनर्जी है वो स्प्रिंग के इलोंगेशन की वजह से है, और स्प्रिंग उतनी ही इलोंगेटेड है जितनी प्रीवियस मास में थी। प्रीवियस मास का स्प्रिंग इलोंगेशन और कंबाइंड मास का स्प्रिंग इलोंगेशन बराबर है। यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो जो एनर्जी यहाँ पर है सेम एनर्जी यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर भी एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में है और यहाँ पर भी एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में, सेम इलोंगेशन है, सेम एनर्जी। E डैश बाई E इज 1। एंड एक्सपेक्टेड भी था। इनइलास्टिक कोलिजन हुआ है, इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, बट काइनेटिक एनर्जी थी ही जीरो, तो जीरो में से क्या लॉस कर दें हम, क्योंकि जीरो में से अगर कुछ लॉस करोगे तो नेगेटिव पहुंच जाओगे, तो सिस्टम नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी पे तो जाएगा नहीं। तो एक्सपेक्टेड भी था कि इसका मतलब लॉस जीरो आएगा। ठीक है, ऐसा क्या, ये आखिरी के दो क्वेश्चन जो है, डिफरेंस समझना हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग और वर्टिकल स्प्रिंग्स में। वर्टिकल स्प्रिंग में एक्स्ट्रा मास ऐड करने पर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है। कॉम्प्लिकेशन इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इक्विलिब्रियम लोकेशन बदल जाती है। हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग में एक्स्ट्रा मास रखिए या फिर कोई मास कम कर दे, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ एक्सट्रीम ये नहीं बदले। ठीक है, Yes, बाकी sir. अब बाकी कहानी अब कल करेंगे यार। यस सर।